हमारे YouTube चैनल ड्रीम क्लासेस। और आज हम आप लोगों के लिए मॉडर्न फिजिक्स से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस गैस करके लाए हैं। 75 मॉडर्न फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपको आने वाली इंटरमीडिएट की परीक्षा में बिल्कुल पूछे जाने की संभावना है। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और मैंने 75 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से गैस किया है और सारे ऑब्जेक्टिव है और उम्मीद है कि एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो बिल्कुल इसी से रहेंगे। और ऑप्शन वाइज मैंने बनाया है ये टॉपिक, ये वीडियो, और उम्मीद है कि आप ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और हमारे YouTube चैनल ड्रीम क्लासेस को कंटिन्यू विजिट करते रहिएगा। हमारे चैनल को के वीडियोस को शेयर करते रहिएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। और हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वाइज, 1 से लेकर 75 तक चलते हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कैथोड किरणें हैं। देखिए मैंने ऑप्शन वाइज बनाया पर मैं सिर्फ आंसर बता देता हूँ, आप लोग ऑप्शन खुद ब खुद देख लीजिए, ठीक है। तो कैथोड किरणें हैं, इसका आंसर होगा डी, और डी में मैंने लिखा ऋण आविष्ट कण, ठीक है। तो कैथोड किरणें एक ऋण आविष्ट कण है। और दूसरा क्वेश्चन है यम ई द्रव्यमान तथा ई आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से भी वोल्ट के विभवांतर से होकर गुजरता है तो इसकी अंतिम महत्तम ऊर्जा क्या है। और इसका भी आंसर मैंने लिखा है डी, और ये होगा ईवी, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस हो गए और मैं चलता हूँ आगे आप लोगों के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आप ये पूरा वीडियो देखिएगा और 75 क्वेश्चंस और इससे ज़्यादा मॉडर्न फिजिक्स में आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसकी मैं आप लोगों को क्या जैसे बोल सकते हैं कि आपको मतलब कुछ एडवाइस दे सकता हूँ कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईबी मापा जाता है, और इसका भी आंसर मैंने डी लाया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मापा जाता है ऊर्जा को। चौथा क्वेश्चन मैंने लाया वह घटना जिसके कुछ धातुओं पर प्रकाश पड़ने पर उनमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है कही जाती है, और इसका आंसर मैंने लाया है ए, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। आप ऑप्शन देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को मापा जाता है, और 5 का आंसर मैंने लाया है बी, और इसका आंसर है कण को मापा जाता है। प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या में प्रकाश को मापा जाता है कण को, ठीक है। छठा क्वेश्चन है दिए हुए किसी धातु का न्यूनतम प्रकाश विद्युतीय कार्य फलन है, और इसका आंसर ए है सोडियम, ठीक है। एक सेकेंड, 6 क्वेश्चन हो गया आप लोग का, और इसका आंसर है जी, फिर से मैं देखता हूँ, दिए हुए किस धातु का न्यूनतम प्रकाश विद्युत कार्य फलन है। ये मैंने आंसर लाया है सोडियम का। और प्लांक स्थिरांक, 7वां क्वेश्चन है प्लांक कांस्टेंट की बीमा क्या है। डायमेंशन अगर जिसको अगर निकालना रहे, ठीक है, तो वो आप मेरे चैनल को देख लीजिए। और ऐसे नॉर्मली इसका डायमेंशन है ml² T⁻⁻1। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं ml² T इनवर्स, यानी प्लांक कांस्टेंट यानी प्लांक स्थिरांक की बीमा है ml² T इनवर्स। आंसर ये लाया मैंने। और तरंगदैर्घ्य फोटोन की ऊर्जा कहलाती है, और इसकी ऊर्जा, इसका आंसर मैंने लाया है 8 का आंसर है बी, और बी में है, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिए कि इसका आंसर होगा बी। अब मैं आगे चलता हूँ आप लोग के लिए। प्रकाश से संबंधित घटनाओं की व्याख्या के लिए आवश्यक है कि अगर प्रकाश से संबंधित व्याख्या की जानी चाहिए घटनाओं की, तो इसकी क्या आवश्यक है। तो इसका आंसर मैंने लाया सी, और सी में हम लिखे हैं ए और बी दोनों, यानी तरंग सिद्धांत भी आवश्यक है और क्वांटम सिद्धांत, ठीक है। तो 8 क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चन हो जाने के बाद और अगले पेज पे हम लोग चलते हैं। और देखिएगा अगला पेज है पेज नंबर 2, और इसमें है इनमें कौन आवेश रहित कण है। और ठीक है, जिसमें कोई आवेश ना हो उसे कहते हैं हम लोग आवेश रहित कण, और इसका सी आंसर है फोटोन कण। और 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं रदरफोर्ड के प्रकीर्णन
स्कैटरिंग प्रयोग निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व सिद्ध करता है। और 11 का क्वेश्चन हमने आंसर लाया है, 11 का आंसर बी है, और ये आपका हो गया धनाभिष्ट नाभिक का। ठीक है, और 11 क्वेश्चन के बाद 12वें क्वेश्चन पे आते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। और 12 का आंसर है बी, बीमार श्रेणी। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, बीमार श्रेणी। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, और मेरे चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही है। और 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं। चलिए 13 हो गया ना, 13 नहीं सॉरी 12 हुआ था, 13 आते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग को में पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पड़ती है, और इसका आंसर मैंने लाया है ए, लाइमन श्रेणी। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त इंफ्रारेड रीजन में नहीं पड़ती है, और इसका आंसर मैंने लाया है 14 का डी, और 14 का डी है आंसर लाइमन श्रेणी। ठीक है, और 15 से हम लोग चलते हैं। और जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है, और 15 का आंसर है बी, जेड स्क्वायर के। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर जेड और परमाणु संख्या मास नंबर ए है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है ए माइनस जेड। ठीक है, फिर हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मूल कण नहीं है, और इसका आंसर हमने लाया सी, अल्फा कण। ठीक है, तो 17 क्वेश्चंस हो जाने के बाद हम लोग सीधे डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। और क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है किसी तत्व के दो समस्थानिक आइसोटोप्स जिसको हम लोग बोलते हैं के नाभिक में आवश्यक होते हैं, और 18 का आंसर हमने लाया है बी, प्रोटॉन की समान संख्या। ठीक है, और 19 पे आते हैं कि एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, और इस एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, और उसका आंसर है बी, विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे तब। ठीक है, और 20 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अल्फा कण है, और 20 का आंसर है सी, हीलियम नाभिक। ठीक है, अल्फा कण एक हीलियम नाभिक है, 20 का सी। और 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय प्रकृति की नहीं है, और 21 का आंसर है डी, बीटा किरण। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय प्रकृति की नहीं है, और ये मैंने आंसर इसका लाया है आप लोगों के लिए बीटा कण, सॉरी बीटा किरणें, सॉरी। और 22 पे आते हैं कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है, और 22 का आंसर हमने लाया है डी, और डी में है चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र दोनों में। ठीक है, तो 22 क्वेश्चंस हो जाने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं 23 पे डिस्कस करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है, और 23 का आंसर है सी, गामा किरणें। आप इस सारे क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी में नोट कर ले, और यहीं से इंटरमीडिएट में आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, यही सारे क्वेश्चंस रहेंगे, और बिल्कुल संभावना बनी हुई है, ऐसा नहीं कि मैंने बस ऐसे ही लिखा दिया आप लोगों के लिए। और 24 में है निम्नलिखित में किसे महत्तम बंधन क्षमता यानी पेनेट्रेटिंग पावर कहते हैं, और 24 का आंसर मैंने लाया है डी, और ये है गामा किरणें। ठीक है, और ये 25 नंबर क्वेश्चन सूर्य की ऊर्जा का कारण है, तो सूर्य में हमेशा नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती रहती है, और यही से सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है नाभिकीय संलयन, आंसर बी। चलिए, तो 26 पे अब हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, और ये मैंने लिख दिया कि जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ती है उसी के साथ साथ निम्न में नाभिक से संबंध किस राशि का परिवर्तन नहीं होता है, और 26 का आंसर है सी, घनत्व का। अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है, अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है आंसर सी, इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र दोनों।
ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध, सेमीकंडक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? और ये हमने आंसर लाया बी, जब ताप बढ़ेगी तो अर्धचालक जिसको हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं उसका जो है ताप प्रतिरोध जो है वो हमेशा घटता है। ठीक है, तो 28 क्वेश्चंस हो गए आप लोग के। 29 नंबर में आते हैं। अर्धचालकों में अपद्रव्यों को डालने से, तो अर्धचालकों में अपद्रव्यों से डालने से क्या होता है? आंसर लाया मैंने डी, उनकी चालकता बढ़ जाती है। ये तो अभी मैंने आप लोगों को मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव गेस किया है। अभी मुझे वो और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे में आप लोग मान लीजिए जैसे चुंबक और मैग्नेटिक जिसको और बोलते हैं प्रकाशिकी और करेंट, इन सारे को यहाँ से भी मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग के लिए गेस करके लाना है, और वो मैं आप लोग को 1 से 2 दिनों के अंदर आप लोग को अवेलेबल कर दूंगा। और बस आपका काम है हमारे यूट्यूब चैनल को कंटिन्यू विजिट करते रहना, क्वेश्चंस पे ध्यान देते रहना, वीडियोस को देखते रहना। तो 29 क्वेश्चन हो गया। 30 पे आते हैं। यन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं, और 30 का आंसर मैंने लाया है डी, इलेक्ट्रॉन। 31 में आते हैं। यन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं, और इसका आंसर लाया है हमने बी, होल, छिद्र। ठीक है, ये यन टाइप था, ये पी टाइप है। और ये हो गया आपके 31 क्वेश्चन होने के बाद 32 पे हम लोग आते हैं। एक पीएन जंक्शन में होते हैं, 32 का आंसर है ए, 2 अर्धचालक जंक्शन। ठीक है, और ये आखिरी क्वेश्चन है इस पेज का 33। ये ओ आर गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है, तो ओ आर गेट के लिए ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। ओ आर गेट के लिए बुलियन बंधक व्यंजक होता है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो 33 क्वेश्चन हो गए आप लोग के। और अब हम लोग आते हैं 34 पे। एन ओ आर गेट के बुलियन व्यंजक होते हैं, और एन ओ आर गेट के बुलियन व्यंजक होते हैं ए प्लस बी पर रैकरिंग इज इक्वल टू बाई। ठीक है, और एन डी गेट के लिए बुलियन व्यंजक है 35 का आंसर है सी, ए इंटू बी इज इक्वल टू रैकरिंग बाई। ठीक है, तो 35 क्वेश्चंस होने के बाद मूल गेट, बेसिक गेट्स हैं, तो मूल गेट होते हैं ओ आर और एन ओ टी। ठीक है, ए एन डी, ओ आर और एन ओ टी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिख लीजिए। और 37 में आते हैं। पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, जिसकी अधिकतम दूरी इस टावर का प्रसारण पहुंचाएगा वह है, आंसर हमने लाया है डी बराबर, सॉरी आंसर सी है, और सी है 56 किलोमीटर। ठीक है, कह रहा है पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है, सी आंसर है 56 किलोमीटर। कैसे कैसे होगा वो आप देख लीजिए यहाँ पर। ओके, क्लियर हो जाएगा आप लोग का। 38 पे हम लोग आते हैं। टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वह है 38 का सी, 30 से 300 हर्ट्ज MHz मेगा हर्ट्ज के बीच में। ठीक है, आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक, मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, और 39 का आंसर है सी, और सी है 0 और 1 के बीच। ठीक है, आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक यानी मॉड्यूलेशन इंडेक्स है 0 और 1 के बीच होता है। और हम लोग आते हैं आकाश तरंग का संचार आधारित है, तो देखिएगा आकाश तरंग का संचार आधारित है, इसका आंसर है ए, आयन मंडल द्वारा परिवर्तन पर। आकाश तरंग का संचार आधारित है आयन मंडल द्वारा परिवर्तन पर। तो 40 क्वेश्चंस आप लोग के क्लियर। अभी तो 35 और बचे हुए हैं, तो देखिएगा 41 पे चलते हैं। डायोड का उपयोग करते हैं, तो डायोड का उपयोग एक रेक्टिफायर की तरह की जाती है। ठीक है, डायोड का उपयोग करते हैं, आंसर है डी, और डी में हमने लिखा रेक्टिफायर की तरह। यन टाइप 42 पे आते हैं, 42 पे आते हैं। यन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया उपद्रव्य होना चाहिए, आंसर हमने लाया सी, और सी का है पंच संयोजक। ठीक है, और 42 के बाद हम लोग आते हैं
43 कैथोड किरणें समूह है, और 43 का आंसर आया है न्यूट्रॉनों के। 44 में हम लोग आते हैं, प्रकाश विद्युत में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है, और 44 का आंसर हमने लिखा है, 44 का आंसर बी है, और आपतित प्रकाश की आवृत्ति। ठीक है, और 44 क्वेश्चन हो जाने के बाद 45 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। प्रकाश विद्युत में आपतित प्रकाश की देहली आवृत्ति वह है जिस पर, और इसका आंसर हमने लाया है, फोटो इलेक्ट्रॉन मात्र उत्सर्जित होता है। 46 पे आते हैं, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं। और 47 पे हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ प्लांक, तो आप लोग याद रखिएगा मैक्स प्लांक। और 47 क्वेश्चन होने के बाद 48 पे हम लोग आते हैं, और ये सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स का है, अभी तो और भी करेंट, ठीक है, और रिफ्लेक्शन वगैरह बहुत कुछ अभी देना है अभी आप लोग को। यदि किसी धातु पर जिसका कार्य फलन आपतित प्रकाश की आवृत्ति गामा हो तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, इसको हम लोग बोलते हैं, ई जिस संबंध से प्राप्त होती है, और वो है 48 का आंसर सी। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। और 49 पे आते हैं, परमाणु की संरचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किए गए परमाणु में अल्फा कणों से संबंधित किस घटना का उपयोग किया गया है, और इसका आंसर है 49 का आंसर यहाँ लिखा हुआ नहीं है पर मैंने टिक मार दिया था, प्रकीर्णन। ठीक है, और 50वां नंबर क्वेश्चन है, परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस बल के कारण रहते हैं। तो परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है कूलाम्ब बल के कारण रहते हैं। तो 50 क्वेश्चंस आप लोग के कंप्लीट। और हम लोग अब चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का लगभग कुल द्रव्यमान और कुल धन आवेश परमाणु के जिस भाग में केंद्रित रहता है उसकी त्रिज्या की कोटि है, और इसकी त्रिज्या की कोटि है, आंसर है सी, 10 पर पावर -15 मीटर। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस करना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। मैंने केमिस्ट्री का क्वेश्चन अपने चैनल ड्रीम क्लासेस पे डाला है, आप उस वीडियो को प्ले कीजिए केमिस्ट्री का, और वहाँ से आपको केमिस्ट्री के ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन चलते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है, तो उसके दूसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी, और इसका आंसर हमने लिख कर लाया है -3.4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। ठीक है, और 53 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है, सही संबंध बताइए। तो इसका आंसर है सी, mc² इज इक्वल टू ई, आप ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू mc²। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है, और 54 का आंसर हमने लाया है फोटोन, डी। ठीक है, और रेडियो एक्टिविटी की घटना जुड़ी है, तो देखिएगा रेडियो एक्टिविटी की घटना जुड़ी है, इसका आंसर है न्यूक्लियस के क्षय से। ठीक है, 55 क्वेश्चन हो गए, और आगे हम लोग चलते हैं 56 पे आते हैं टॉपिक पे, और 56 नंबर क्वेश्चन ये आपका रह गया आपके सामने। एक अल्फा कण बना होता है किन चीज़ों का, तो देखिएगा इसका आंसर लाया है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का। एक अल्फा कण हमेशा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलकर एक अल्फा कण बनाते हैं। और अगला क्वेश्चन चलते हैं, जब एक रेडियो एक्टिव परमाणु बीटा कण उत्सर्जित करता है तब इसका परमाणु भार क्या होता है। तो देखिएगा इसके परमाणु भार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कि जब एक रेडियो एक्टिव परमाणु बीटा कण उत्सर्जित करता है तब इसके परमाणु भार में कोई चेंजिंग नहीं होती है। बीटा किरणें तेजी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, बीटा किरणें जो हैं तेजी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, और गामा किरणों को होता है, और इसका आंसर हमने लाया है 0 आवेश और 0 द्रव्यमान। 59 क्वेश्चन हो गए आप लोग के। 60 पे हम लोग आते हैं, डिस्कस करते हैं, और 60 नंबर क्वेश्चन है,
कि गामा किरणों में उच्च बंध शक्ति का कारण है, और इसका आंसर है कम तरंग दैर्घ्य। गामा किरणों में तरंग दैर्घ्य जो होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, इस कारण से इसकी बंध शक्ति जो होती है वो क्या होता है, उच्च होती है। और हम लोग चलते हैं 60 हो गया। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे कहते हैं, और इसका आंसर है अर्ध आयु। ठीक है। और 62 में हम लोग चलते हैं। जब कोई रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो इसकी द्रव्यमान संख्या होती है, और 62 का आंसर है घटती है तथा इसकी परमाणु संख्या भी घट जाती है। ठीक है। तो 62 क्वेश्चंस कंप्लीट। 63 पे आते हैं हम लोग। एक रेडियो समस्थानिक की अर्ध आयु हाल्फ लाइफ 5 वर्ष है, तो 15 वर्ष में क्षय होने वाले पदार्थों के परमाणुओं का अंश होगा 7/8। एक रेडियो समस्थानिक की अर्ध आयु हाल्फ लाइफ 5 वर्ष है, तो 15 वर्ष में क्षय होने वाले पदार्थों के परमाणु का अंश होगा 7/8। और अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं तत्व 84X202 का एक नाभिक पहले एक अल्फा कण और फिर एक बीटा कण उत्सर्जित करता है। पारमाणविक नाभिक की परमाणु संख्या हो जानी चाहिए 83। मैंने हिंट के तौर पर इसे बता दिया है, आप इसको देख लीजिए। 65 पे आते हैं। एक पीएन जंक्शन में होते हैं, तो देखिए इसका आंसर है 2 अर्धचालक जंक्शन। ठीक है। एक पीएन जंक्शन में हमेशा 2 अर्धचालक जंक्शन होते हैं। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा, तो लाइक तो खैर बनता है आप लोग की तरफ से एक। और ये 66 पे आते हैं। प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर एक दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाला संयंत्र का नाम बताइए, और ये है रेक्टिफायर। दिष्टकरण का अर्थ होता है 67 का आंसर है धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करने वाले व्यवस्था करना। ठीक है, कि जब धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित की जाती है तो उसको रेक्टिफिकेशन या दिष्टकरण कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। पूर्ण तरंग दिष्टकारी फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में जंक्शन डायोड का व्यवहार करने के लिए आवश्यक होता है, तो देखिएगा इसका आंसर है 2 डायोड की। और 69 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। पीएन जंक्शन डायोड जब अग्रदिश रहता है तब जंक्शन पर धारा का प्रवाह मुख्य रूप से होता है, और इसका आंसर हम पीछे देखते हैं 69 पेज 69 होने के बाद, और इसका आंसर है बी आवेश के विसरण डिफ्यूजन के कारण। ठीक है। अब बस 5-6 क्वेश्चन और ज़्यादा नहीं। जब पीएन संधि पर अग्र अभिनीत अनुप्रयुक्त किया जाता है तब यह, और इसका आंसर है विभव रोधक को कम कर देता है। 71 पे आते हैं। ट्रांजिस्टर की क्रिया हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और इसका आंसर है, देखिए अब जल्दी जल्दी थोड़ा हम लोग चलते हैं। आधार क्षेत्र बहुत बारीक और अपमिश्रित होना चाहिए। 72 पे हम लोग आते हैं। अर्धतरंगी दिष्टकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निगम आवृत्ति क्या होगी, तो निगम आवृत्ति भी 50 हर्ट्ज ही होगी। पूर्ण तरंगी दिष्टकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निगम आवृत्ति 100 हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है। वाहक यानी रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम है मॉड्यूलन। ठीक है। ये इसका आंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिख लीजिए मॉड्यूलन। लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है आयन मंडलीय तरंगों का। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आप मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक बार सब्सक्राइब करते फिर उसको बार बार कर देते हैं।